हाय गाइस, दिस इज़ मी डेविड और आज हम लोग का ये बेंजीन NH डेरिवेटिव का लास्ट वीडियो होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में। सो रिएक्शन ऑफ बेंजीन को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब वो काम कैसे करता है। रिएक्शन तो हम जानते हैं कि इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेन चीज़ है कि वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं फर्स्ट। सो सबसे पहला चीज़ आएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है। बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ टाइम यहाँ पर एरोमेटिक भी दिया रहता है। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब इसी चीज़ को हम समझने के लिए मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक रिएजेंट तो हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि रिएक्शन बेंजीन में हो रहा है, तो बेंजीन को लिख लिए। अब हमको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो बेंजीन होता है उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। कैसे अनसैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का खास बात ये होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं पाई बॉन्ड पे, ये अनसैचुरेटेड है। तो ये रिएक्शन सिर्फ उसी कंपाउंड से दिखाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर वो एक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि Cl- लीजिए, देख रहे हैं यहाँ पर पहले से ही माइनस, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। सो इन नो केस ये मतलब करेगा ही नहीं बेंजीन से रिएक्ट। क्यों करे भाई बेंजीन से रिएक्ट, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, सेम चीज़ हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे नहीं। तो हमको कुछ ऐसे बनाना होगा जिसमें क्लोरीन के पास पॉजिटिव आ जाए। अब ये रिएक्ट कर सकता है बेंजीन से। अब कौन सा रिएक्शन देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर ना हो, ऐसा स्पीसीज देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, चलो इसको हम लोग समझते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू। हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हेलोजिनेशन के थ्रू मतलब ये मैकेनिज्म भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक रिएक्शन का टाइप भी पढ़ रहे हैं। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हमको हेलोजन ऐड करना है। हेलोजन कितने टाइप्स के होते हैं, हेलोजन के 4 एग्जांपल्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये है 4 हेलोजन्स। ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये ऊपर के 2 गैस होते हैं, ये लिक्विड और ये सॉलिड में होता है। ये 4 हो गए हेलोजन्स, इनका ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ले लिए हैं, क्लोरीन ले लिए, मान लीजिए क्लोरीन, Cl2 क्या है, ये गैस है, ये Cl2 गैस। ठीक है, अब हम लोग इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं बेंजीन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये समझ आ गया कि हमको कुछ ऐसा सबस्ट्रेट बनाना होगा जो बेंजीन से रिएक्ट करे। और वो कौन सा सबस्ट्रेट हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो। और ये कौन कौन से होते हैं आपको पता, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि केटायन हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल। ठीक है, ये 2 स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। केटायन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, प्लस चार्ज, जैसे कि सोडियम प्लस लिखते हैं Na+, वो केटायन है। पोटेशियम K+, वो भी केटायन है। ठीक है, केटायन का मतलब वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आए एटम के ऊपर। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है जैसे कि इस क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए क्लोरीन को हम सनलाइट देते हैं, क्या देते हैं, सनलाइट, Hµ। सनलाइट को हम ऐसे साइंटिफिक टर्म में लिखते हैं, ये एनर्जी का ही फॉर्म है। सनलाइट दे रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो क्लोरीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि अगर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉन्ड में। सो अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस को लेके जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एरो को पूरा नहीं बनाया है, ये पूरा एरो नहीं है, ये कैसा है, इसको हुक भी बोलते हैं, फिश हुक। ठीक है, मतलब आधा इसके पास गया, आधा इसके पास गया। तो अब क्या बन गया हमारा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये है फ्री रेडिकल। क्या है ये, फ्री रेडिकल। और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है,
लेकिन हम लोग जब बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर Cl प्लस बनाना चाहते हैं, Cl प्लस बनाना चाहते हैं, और Cl प्लस बनाने के लिए हमको कैटलिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। और हैलोजिनेशन में हम लोग जो कैटलिस्ट लेते हैं वो है फेरिक क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का खास बात ये है कि जो FeCl3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, FeCl3 ये जो कंपाउंड है ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल सकता है, देखिए बेंजीन से मिल सकता है या फिर क्लोराइड से मिल सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेंजीन को तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? रेजोनेंस की वजह से। क्या क्लोरीन को तोड़ सकते हैं? हाँ, क्लोरीन को तोड़ सकते हैं। तो अब ये FeCl3 क्या करेगा कि इसमें से क्लोरीन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और क्लोरीन को ऐसे ही नहीं लेगा, उस क्लोरीन को लेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पूरा बॉन्ड ही अपने साथ ले लेगा। तो अब हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पर बन जाता है कॉम्प्लेक्स FeCl4 होल माइनस, ये बन गया हमारा। या फिर हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं FeCl4 होल माइनस, क्योंकि एक क्लोरीन गैस वाले से वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। बिकॉज ये अपना माइनस एन ले गया, तो अब इस क्लोरीन जो बच गया, ये क्लोरीन, इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इसमें डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा बन गया Cl+। अब ये है एक्चुअल रिएजेंट जो कि रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ। अब ये केपेबल है बेंजीन से रिएक्ट करने का, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। आप इतना समझ गए कि जो रिएजेंट है हम लोग से उसको एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना है जो बेंजीन पे अटैक कर सके। Cl2 एज इट इज़ अटैक नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ा, FeCl3 कैटलिस्ट को यूज़ करना पड़ा। FeCl3 का क्या काम है, उसका काम है कि वो क्लोरीन से Cl- को एक्सट्रैक्ट कर ले। सो बेसिकली ये क्या कैसे एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ले, जैसे कि आप लोगों को पता होगा NH3 बोलते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लुईस बेस है। क्या ये लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये लुईस बेस है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। सो बेसिकली FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, और वो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। इस वजह से Cl से इलेक्ट्रॉन पूरा अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा, एक Cl को अपने साइड ले लेगा, और Cl+ को बेंजीन से एक्ट करने के लिए छोड़ देगा। आपको इतना समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हमारा Cl पॉजिटिव इंटरमीडिएट बन गया है तो अब वो बेंजीन पे अटैक कैसे करेगा। जो कि स्टेप 1 होता है, वो होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन वही चीज़ है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें क्या होगा कि जो Cl2 है कोवेलेंट बॉन्डेड है FeCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में Cl+ बना देगा और FeCl4- बना देगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट जो कि बेंजीन के साथ में एक्ट करेगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में होता है कि ये जो इंटरमीडिएट बना वो बेंजीन पे अटैक करेगा। ये क्या है, यही तो है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बेंजीन के पास। सो ये अटैक करेगा बेंजीन को। अब क्या बनेगा, प्लस Cl+, देखिए बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो Cl+ है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो कौन से वाले कार्बन को अटैक करेगा, कौन से वाले को करेगा। उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो किसी को भी अटैक कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी को करेगा या इसी को करेगा, किसी को भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। और ये पोस्टुलेट कौन दिया था,
आप बता सकते हैं कि सारे कार्बन एटम बेंजीन के इक्विवेलेंट होते हैं। ये पोस्टुलेट कौन दिया था? अगस्त केकुले ने ये पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो Cl+ है किसी भी एक कार्बन को अटैक कर लेता है। चलिए मान लिए कि हम बोल रहे हैं कि इस कार्बन को अटैक किया, अब क्या होगा? जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर प्लस है, इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपने साइड अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। इस बॉन्ड को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दूर है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद है, लेकिन एडजेसेंट ही अगर डबल बॉन्ड है तो यहीं से लेने का कोशिश करेगा। तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ले लिया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन के यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड था, ऐसे जो बॉन्ड था वो क्लोरीन को मिल गया। इसका तो इस कार्बन आटम को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 4 बॉन्ड था, अभी भी 4 बॉन्ड है। लेकिन इस वाले कार्बन को, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था ना, पहले यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड थे, इन तीनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल बॉन्ड उठ के क्लोरीन के पास चला गया, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 3 ही बॉन्ड बच गया, और इस वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर काम आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बोलते हैं। इसमें ये होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हर कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। रेजोनेंस का काम ही वही है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, चार्ज कम कर देता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिकॉज इंटरमीडिएट का स्पीड स्टेबिलिटी बढ़ गया इंटरमीडिएट का, इस वजह से क्या होगा कि इसका जो टेंडेंसी होगा बेंजीन से ये प्रोडक्ट बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, जो टेंडेंसी होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया टेंडेंसी? क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर ये अनस्टेबल होता तो नहीं बनता, बिकॉज ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो इसका टेंडेंसी है कि वो यहाँ से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे और ये इंटरमीडिएट बना दे। इतना आपको समझ आ गया? अब ये रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन देखते हैं कि कैसे होता है। इसको मिटा देता हूँ, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेंस से जो हमारा कंपाउंड बना है नीचे, उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं। ये बना है हमारा कंपाउंड जो कि इंटरमीडिएट है, ये Cl और इसी बॉन्ड पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा इसमें। ये होगा कि यहाँ पर क्लोरीन में पॉजिटिव है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इस क्लोरीन का टेंडेंसी क्या है? इस क्लोरीन का टेंडेंसी है कि इसको कहाँ, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो ले ले अपने साथ, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिले। अब देख रहा है कि ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इधर तो कोई है नहीं अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यही एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, तो ये बोल रहा है भाई थोड़ा सा मेरे को ही दे दो, तो ये इधर दे देगा, बोले कि लो भाई तुम भी ले लो। अब क्या बन गया हमारा? इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्लोरीन वैसी है, हाइड्रोजन भी वैसी है, ऊपर नीचे गया, क्लोरीन हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस साइड वाले पे आ गया, ये नया बॉन्ड बन गया। इस कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया इस कार्बन पे, बिकॉज ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले लिया, तो इस पर अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। अब सेम ये भी बोलेगा भाई तुम दोनों में से कोई एक दे दो, कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इधर से ही है, ये भी दे सकता है, ठीक है। अगर हम इधर से दे देंगे फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आए, अब क्या हो जाएगा? शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है ना, बस वही चल रहा है रेजोनेंस में भी, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। अब ये बॉन्ड उठ के इस वाले बॉन्ड पे आ गया, तो यहाँ पर का जो कार्बन है इसके पास अब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज फिर से वैसी रूट करके यहाँ वापस आ जाए, या फिर अगर फिर से रूट करके वापस यहाँ आ गया तो फिर से यही प्रोडक्ट बन गया हमारा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। अब आगे क्या होगा? अब आगे होगा कि जो अब थक गया, वो सबको बांट के थक गया, अब हो रहा है कि भाई अब तो कुछ फाइनली कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कितना बांटेंगे, है ना, कुछ तो अब स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो क्लोरीन छोड़ दे या तो हाइड्रोजन छोड़ दे, दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। क्लोरीन क्यों छोड़ेगा? क्लोरीन तो रिएक्ट करके ही आया ना,
क्लोरीन सब्सट्रेट से रिएक्ट किया है तब जाकर के इंटरमीडिएट बनाया, और क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। अब बच गया बेचारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर फाइनली हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा। ये क्या करेगा, बॉन्ड उठा के यहाँ शिफ्ट कर लेगा और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल गया। इसी स्टेप को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब, प्रोटॉन का मतलब होता है H+ और डी का मतलब बाहर निकलना है। डीप्रोटोनेशन, H+ को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो फाइनली हमारा क्या कंपाउंड बन गया, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, डीप्रोटोनेशन को एक यहाँ पर आखिरी में लिख देते हैं। ये मैकेनिज्म आपको समझ आया क्या हुआ इसमें हुआ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये लास्ट स्टेप है, इसको थर्ड में ही लिखते हैं। यहाँ तक हुआ है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब लिखते हैं आखिरी और थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पर प्रोटॉन। अब ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, जहाँ पर हम लोग देखेंगे डीप्रोटोनेशन हो गया। लास्ट स्टेप 3, इसमें आएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मैं आपको मैकेनिज्म समझा दिया। तो इसमें ये होगा कि जो हाइड्रोजन है, और ये याद रखिए कि FeCl4+ भी है ना, FeCl4+ अभी भी सॉल्यूशन में है। वो जो पहले बना था, जो एक्सट्रैक्ट किया था Cl को, वो अभी भी है। तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। क्यों छोड़ के जाएगा, बिकॉज इस कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर ले। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड ले लिया, यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बना, ये हो गया हमारा Cl, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, और फाइनली ये जो H है ये Cl, इस वाले Cl- के साथ चला जाएगा बाहर और बन जाएगा HCl। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ऐसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी के जो रिएक्शन है जैसे कि सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जिसको हम लोग थ्योरी पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जब MCQ के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, तो जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि वो कैसे कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन क्यों होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटायन बन ही क्यों रहा है, वो सब चीज़ वहाँ से देखेंगे। बाकी ये जो मैकेनिज्म ये चारों के चारों रिएक्शन या 5 रिएक्शन वो सब में एप्लीकेबल है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आया होगा। आगे भी हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। दिस इज मी डेविड एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस।